हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स, आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था और आज हम लोग जो है फ्यूचर का परफेक्ट टेंस और फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्यूचर के परफेक्ट टेंस को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर का परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल के साथ हैव का प्रयोग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और फिर अदर वर्ड। इसका नेगेटिव हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल और इसके बाद नॉट, उसके बाद फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और फिर अदर वर्ड। इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट वाला। सबसे पहले अगर कोई हिंदी का वाक्य क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले हम लोग विल या शैल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट का, उसके बाद फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, फिर अदर वर्ड, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद फिर जो है हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव का सेकेंड पार्ट। इंट्रोगेटिव का सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, सबसे पहले कोई एक क्वेश्चन वर्ड जिसको हम WH से दर्शाते हैं, उसके बाद यही इंट्रोगेटिव जो हमारा फर्स्ट वाला है इसी को एज इट इज इस पर अप्लाई कर देना है। तो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, फिर अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। सो फ्रेंड्स, ये आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, विल या शैल, फिर हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, फिर अदर वर्ड। इसी का नेगेटिव क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल के जस्ट बाद हमें नॉट लगा देना है, उसके बाद हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड। इसका इंट्रोगेटिव जो फर्स्ट टाइप का होता है, सबसे पहले विल या शैल। अगर कोई हिंदी का वाक्य क्या से शुरू होता है तो इफ एनी हिंदी सेंटेंस स्टार्ट विथ क्या, तो अब उसके लिए हम क्या लगाएंगे, विल या शैल ट्रांसलेशन करते समय। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, अदर वर्ड, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। फिर अगर इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का मतलब क्या हुआ, कोई हिंदी का वाक्य हो और उस हिंदी वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए, लाइक कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, कौन। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन करते समय उसकी इंग्लिश हम लोग पहले लिखेंगे। तो वही है WH का मतलब क्या हुआ, वही एक क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। फिर जो हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है उसका पूरा स्ट्रक्चर इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, हैव, V3, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा डिफरेंस बिटवीन विल या शैल। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर नहीं पता है तो आप पिछले वीडियो में फ्यूचर का इंडेफिनिट जो पढ़ाया गया है आप उस वीडियो में देख सकते हैं, समझ सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कि विल और शैल में फ़र्क क्या है। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लोग जो है इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस को, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट एंड इंट्रोगेटिव सेकेंड का। वह रसोई घर में खाना बना चुकी होगी। फ्रेंड्स,
ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। और इसका जो है नेगेटिव क्या हो जाएगा, वह रसोई घर में, वह रसोई घर में खाना नहीं बना चुकी होगी। ये हो गया इसका नेगेटिव। अब फ्रेंड्स अगर कोई हिंदी का वाक्य क्या से शुरू हो, जैसे क्या वह रसोई घर में खाना बना चुकी होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। फिर अगर कोई हिंदी के वाक्य में, कोई हिंदी के वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए, जैसे वह रसोई घर में खाना क्यों बना चुकी होगी, क्वेश्चन मार्क। और फ्रेंड्स एक होता है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। वह रसोई घर में खाना क्यों नहीं बना चुकी होगी। ये हो जाता है 5 तरह से सेंटेंस जो हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई होता है। तो सबसे पहले वह रसोई घर में खाना बना चुकी होगी। सबसे पहले शी विल हैव कुक्ड फूड इन किचन, फुल स्टॉप। या अफर्मेटिव है तो फुल स्टॉप होगा। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, शी विल नॉट हैव कुक्ड फूड इन किचन, ये हो जाएगा इसका नेगेटिव। अब क्या वह रसोई घर में खाना बना चुकी होगी, तो सबसे पहले क्या के लिए हम क्या लगाएंगे, इस सब्जेक्ट के हिसाब से विल या शैल। तो सबसे पहले यहाँ पर विल या शैल, उसके बाद फिर एक ही चीज़ को लिख देना है, यहाँ पर विल लगेगा। तो विल ही हैव कुक्ड फूड इन किचन, इन किचन। तो ये हो जाता है इसका। अब अगर मान लीजिए क्या आ जाए, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ जाए, तो सबसे पहले क्या करना है, इसकी इंग्लिश वाई की इंग्लिश, मतलब कि क्यों होता है इसकी इंग्लिश। तो अब पूरा सिलेक्ट कर देना है इसके ऊपर, वाई विल ही, बाकी डॉट 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 पूरा करके अंत में क्वेश्चन मार्क। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब क्या है, वह रसोई घर में खाना क्यों नहीं। अब यहाँ नेगेटिव भी है और क्यों लग कर गया, तो क्या है क्वेश्चन वर्ड, मतलब कि इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है। तो जब भी ऐसी कोई स्थिति आए, चाहे वो क्या वाले में, चाहे बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आए, तो जब भी अगर ऐसी कोई स्थिति आती है, अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों आए, तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके जस्ट बाद हम क्या लगाएंगे, नहीं कि इंग्लिश नॉट को। अगर बाय द वे इस वाले में आ जाए, तो अगर क्या वाले में आ जाए, जिस वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है उसमें अगर आ जाए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विल है, ही के तुरंत बाद नॉट लग जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, वह रसोई घर में, तो सबसे पहले वाई, उसके बाद फिर विल, उसके बाद फिर ही, और ही के तुरंत बाद नॉट, और नॉट के बाद हैव, और फिर डॉट 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 करके अंत में क्वेश्चन मार्क। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको 5 तरह से जो है सेंटेंस समझ में आ गया होगा कि एक वाक्य को हम 5 तरह से कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा फ्यूचर परफेक्ट का एक सिंपल वाक्य। फ्यूचर परफेक्ट में कभी कभी 2 वाक्य एक साथ आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उन वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, अब हम लोग उसे देखते हैं। एक सेंटेंस आपका होगा पहले से पहले, एक सेंटेंस होगा पहले के बाद। मतलब कि एक जो कंजंक्शन आएगा वो आएगा पहले, और दूसरा कंजंक्शन आएगा बाद। पहले के पहले भी एक सेंटेंस होगा, पहले के
बाद भी एक सेंटेंस होगा। बाद से अगर जुड़ा है दो सेंटेंस तो बाद से पहले भी एक सेंटेंस होगा और बाद के बाद भी एक सेंटेंस होगा। तो हम लोग देखते हैं। और फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पास्ट के परफेक्ट टेंस का देख लिया है कि उसमें भी पहले और बाद आता है, तो उसका ट्रांसलेशन कैसे होता है। एक पास्ट के परफेक्ट में होता है और दूसरा पास्ट के इंडेफिनिट में। तो अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर के परफेक्ट में अगर दो सेंटेंस एक साथ आता है और पहले या बाद से जुड़ा हो, तो एक सेंटेंस को हम फ्यूचर के परफेक्ट के स्ट्रक्चर के हिसाब से करेंगे और जो दूसरा सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में चेंज होगा, मतलब प्रेजेंट के इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लगेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर पहले से कोई सेंटेंस आ रहा है, मतलब कोई सेंटेंस पहले से जुड़ा है, तो पहले कंजंक्शन, पहले नामक कंजंक्शन से अगर जुड़ा रहेगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और फिर उसके बाद अदर वर्ड, और फिर उसके बाद बिफोर मतलब पहले, बिफोर, और प्लस प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा जो दूसरा वाला सेंटेंस होता है अगर हमारा बिफोर में वाक्य जुड़ा है तो। जैसे राम के एक पत्र लिखने से पहले वह स्कूल जा चुका होगा। सो फ्रेंड्स, एक सेंटेंस है जा चुका होगा, एक सेंटेंस है राम के एक पत्र लिखने से पहले वह स्कूल जा चुका होगा। अब यहाँ पर कंजंक्शन क्या है, पहले। अब जो पहले के पहले होगा इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेशन करेंगे प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, और जो पहले के बाद होगा ये हम करेंगे फ्यूचर के परफेक्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिस सेंटेंस में जो पहचान बताया जा रहा है उसका ट्रांसलेशन उसी टेंस में होगा। तो यहाँ पर वह स्कूल जा चुका होगा, इस सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट की पहचान बताई जा रही है। तो अब सबसे पहले इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेशन करेंगे, और ये नियम पिछली वीडियो में हम लोगों ने पास्ट के परफेक्ट में देखा था। अगर पहले से आता है, पहले शब्द से कोई दो सेंटेंस जुड़ा है, तो जो पहले के बाद होगा उसका ट्रांसलेशन पहले होगा। अगर बाद से भी जुड़ा हो तो बाद वाला जो सेंटेंस होता है उसका ट्रांसलेशन पहले होगा। लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि पहले के बाद जो सेंटेंस होगा उसका हम यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे, और पहले के पहले जो सेंटेंस होगा उसका ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट में करेंगे। और अगर यहाँ पर सपोज पहले की जगह पर बाद कंजंक्शन आया होता तो बाद के बाद वाला सेंटेंस प्रेजेंट के इंडेफिनिट में होना चाहिए, और बाद के पहले वाला जो सेंटेंस है उसका फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, वह स्कूल जा चुका होगा तो ही will have gone to school, he will have gone to school। अब यहाँ पहले की इंग्लिश before। अब क्या है, राम के एक पत्र लिखने, तो राम राइट्स ए लेटर, राम राइट्स ए लेटर। मतलब कि क्या होता है, प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और प्लस अदर वर्ड। ये अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है स्ट्रक्चर। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स, समझने वाली बात ये है कि अगर इसी पहले वाले कंजंक्शन से एक इंटरोगेटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए तो हम कैसे उसका चेंज करेंगे। तो जो भी अगर पहले शब्द से, अगर पहले से कोई दो सेंटेंस जुड़ा है तो हम जो भी परिवर्तन करेंगे, जो भी चेंजिंग करेंगे, हम पहले वाले सेंटेंस में ही करेंगे। अगर यहाँ पहले नामक कंजंक्शन है, जैसे ऐसे होता है राम के एक पत्र लिखने से पहले वह स्कूल नहीं जा चुका होगा,
तो विल और हैव के बीच में नॉट लग जाता। पहले वाले में हम कुछ जो भी परिवर्तन करना है इसमें करना है। अगर ऐसे होता कि क्या राम के एक पत्र लिखने से पहले वह स्कूल जा चुका होगा, तो अब क्या यहाँ से शुरू है, तो सबसे पहले हम विल लगाएंगे, फिर ही लगाएंगे, फिर हैव, फिर बाकी पूरा वैसे जो भी दूसरा वाला सेंटेंस होगा उसे हम एज इट इज वैसे लिख देंगे। जो पहला वाला सेंटेंस होगा उसी में पूरा सब कुछ परिवर्तन करना है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बाद वाला एक सेंटेंस। अब सपोज करिए अगर यहीं पर ये पहले शब्द ना होता और पहले शब्द की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाए, बाद। जैसे राम के एक पत्र लिखने के बाद वह स्कूल जा चुका, वह स्कूल गया, वह स्कूल गया। राम के एक पत्र लिखने के बाद वह स्कूल गया। सॉरी, अब यहां पर वह स्कूल जाता है, कुछ इस तरीके से आ जाए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जाता है प्रेजेंट के इंडेफिनिट सेंटेंस को दर्शाया जा रहा है, तो कुछ नहीं करना। सबसे पहला काम क्या करना है, वह स्कूल जाता है, सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही गोज टू स्कूल। अब यहाँ पर आफ्टर, बाद के लिए हम क्या लगाएंगे, आफ्टर। राम के एक पत्र लिखने के बाद, तो राम। अब यहाँ पर क्योंकि परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो परफेक्ट में यही वाला काम पहले हो रहा है, तो इसको हम परफेक्ट में चेंज कर देंगे। तो राम विल हैव रिटन ए लेटर। तो कुछ इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। राम के एक पत्र लिखने के बाद वह स्कूल जाता है। अब ये वाला किस में हो गया, ये वाला आपका फ्यूचर के परफेक्ट में हो गया, और ये वाला किस में हो गया, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में हो गया। अब यहाँ पर बाद से जुड़ा है तो दूसरा वाला सेंटेंस हमें पहले करना है, चाहे वो बाद से जुड़े चाहे वो पहले से जुड़े। अगर पहले से जुड़ता है तो बाद, पहले के बाद वाला जो सेंटेंस होगा उसे फ्यूचर के परफेक्ट में करना है, और अगर बाद से जुड़ा है तो बाद के बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में होगा, और अब बाद से जो पहले वाला है वो हमारा फ्यूचर के परफेक्ट में होगा। अगर यही पहले होता तो पहले के पहले वाला पास्ट प्रेजेंट के इंडेफिनिट में होता। आई होप समझ में आ गया। अब सपोज करिए अगर यहीं पर नॉट भी लगा होता तो जो भी अब परिवर्तन करना है किस में करना है, इसी में करना है। राम के एक पत्र लिखने के बाद वह स्कूल नहीं जाता है, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, बाकी दूसरा वाला एज इट इज वैसे ही रहना है। अगर यहीं पर क्या से शुरू होता है, क्या राम के एक पत्र लिखने के बाद वह स्कूल जाता है, तब भी हम क्या करेंगे, इस क्या के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले डज लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो उसके बाद फिर ही गो टू स्कूल, बाकी दूसरा वाला एज इट इज वैसे कर देना है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और ये यहीं पर फ्यूचर का परफेक्ट टेंस समाप्त होता है, और हम लोग देखते हैं अब फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आते हैं। इसका अफर्मेटिव क्या होगा, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद विल, हैव बीन या
शैल हैव बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट के हिसाब से विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, अदर वर्ड सिंस या फॉर, फिर टाइम। फ्रेंड्स, डिफरेंस बिटवीन सिंस या फॉर यू नो वेरी वेल, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लोग जो है प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इन दोनों टेंस में सिंस और फॉर के बारे में बेहतर तरीके से पढ़ चुके हैं। तो आई होप इसमें कोई समस्या तो होने वाली है नहीं। मैं एक बार रिकॉल वैसे कर दे रहा हूँ। सिंस का प्रयोग जो होता है जैसे किसी महीने का नाम हो, दिन का नाम हो, किसी वर्ष का नाम हो, और जो फिक्स टाइम होता है, जो डिफिनिट टाइम होता है, जैसे बजे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, अगर बजे शब्द आए तो, या सुबह, शाम, या पिछले रात, पिछले दिन, पिछली सुबह, पिछले शाम, अगर कुछ इस तरीके से आता है पिछले शब्द, तब भी उसके लिए हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। सिंस और फॉर दोनों का मतलब हिंदी में जो होता है से होता है, से। और फॉर का प्रयोग कहाँ पे होता है? जब महीनों का नाम ना हो, सिर्फ महीना शब्द हो, दिनों का नाम ना हो, सिर्फ दिन शब्द हो, वर्ष का नाम ना हो, सिर्फ वर्ष शब्द हो, घंटे शब्द हो, मतलब कोई फिक्स टाइम ना हो, तब हम से के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एक उदाहरण। राम 2 घंटे से इस किताब को पढ़ रहा होगा। राम 2 घंटे से इस किताब को पढ़ रहा होगा। तो अब सबसे पहले यहाँ पर राम, फिर उसके बाद विल हैव बीन, फिर उसके बाद पढ़ना की इंग्लिश रीड, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस में है तो रीडिंग इस किताब को, तो दिस बुक। यहाँ तक तो सिंपल है। अब यहाँ पर से के लिए हम क्या लगाएंगे? फॉर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 घंटे की बात हो रही है, तो फॉर 2 आवर्स। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ यह ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा। अब अगर सोचिए यहीं पर अगर निगेटिव होता तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता? यहाँ पर अगर आपका निगेटिव होता तो निगेटिव के लिए बहुत सिंपल है, सिर्फ बिल के बाद हम क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। बिल के बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। बिल, यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, यहाँ पर बिल या शैल के बाद हम क्या लगा देंगे? नॉट। बिल्स या शैल नॉट प्लस और फिर यहाँ पर हैव बीन, ऐसे हो जाता। यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता। किसका? निगेटिव का। सब्जेक्ट विल या शैल, नॉट, हैव बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, अदर वर्ड सिंस या फॉर प्लस टाइम। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर यही ट्रांसलेशन अगर इस तरीके से होता है कि राम 2 घंटे से इस किताब को नहीं पढ़ रहा होगा, नहीं पढ़ रहा होगा। अब क्या हो जाएगा? कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर हैव को हटा दो, यहाँ पर नॉट लगा दो और इस बीन को हटा करके अब यहाँ पर हैव बीन, इस तरीके से कर देना है। राम विल नॉट हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। उम्मीद करता हूँ नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अगर यहीं पर 2 बजे से होता, 2 बजे से, तो यहाँ पर सब कुछ वैसे होता। यहाँ पर फॉर की जगह पर सिंस हो जाएगा
सिंस टू, अब बजे के लिए हम क्या लगाते हैं, ओ क्लॉक। राम विल नॉट हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 2 o'clock। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर यहीं पर होता कि पिछले रात से, तो सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट नाइट। अगर यहीं पर होता जनवरी से, तो सिंस जनवरी। अगर यहीं पर होता सोमवार से, तो सिंस मंडे। अगर यही होता 2 महीने से, तो फॉर 2 months, 2 दिन से फॉर 2 days, 2 वर्ष से फॉर 2 years। लेकिन अगर कहा जाए 2015 से, 2020 से, 2025 से, तो सिंस 2025, 2020, 2022 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट मीन्स टू से, अगर फिक्स टाइम है, नाम है समय का, तो बिफोर दैट वर्ड ऑलवेज यूज ऑफ सिंस। अगर नाम नहीं है, फिक्स टाइम नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव किस तरीके से होता है, सॉरी नेगेटिव और अफर्मेटिव किस तरीके से होता है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर और उसका ट्रांसलेशन। इंट्रोगेटिव फर्स्ट। सबसे पहले अगर क्या से शुरू हो, तो सबसे पहला काम क्या करना है, विल या शैल। उसके बाद फिर सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हैव, बीन, फिर उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, आफ्टर देन ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, एंड देन अदर वर्ड, आफ्टर देन सिंस या फॉर एंड टाइम, और अंत में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। अगर यही होता इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप ऑफ सेकेंड, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम क्वेश्चन वर्ड दैट मीन्स WS टाइप। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद यही पूरा सेलेक्ट कर देना है, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट एंड देन हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट आर कंप्लीमेंट, अदर वर्ड एंड प्लस सिंस या फॉर एंड टाइम, देन साइन ऑफ इंटोनेशन। आई होप समझ में आ गया होगा। ये दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। अगर वाक्य की शुरुआत, हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या से हो, तो इस वाले स्ट्रक्चर का हमें प्रयोग करना है। और अगर कोई हिंदी का वाक्य हो, कोई क्वेश्चन वर्ड लाइक कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, कौन, अगर ये सब किसी हिंदी वाक्य के बीच में आ जाए, तो हम सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे, और जस्ट देन जो पूरा ये स्ट्रक्चर्स इंट्रोगेटिव फर्स्ट वाला है, इसी के ऊपर पूरा सिलेक्ट कर देना है। एक उदाहरण देखते हैं जिससे समझ में आ जाए। क्या तुम 2 जनवरी से दिल्ली में रह रहे होगे। यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेंटेंस है। क्या तुम 2 जनवरी से दिल्ली में रह रहे होगे। अब यहाँ फ्रेंड्स क्या से शुरू हुआ, अकॉर्डिंग दिस सब्जेक्ट यूज ऑफ विल या शैल। तो तुम आया है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर विल होगा, देन इस सब्जेक्ट को लगाओ, फिर उसके बाद हैव बीन, एंड देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहना की इंग्लिश लिविंग इन दिल्ली, एंड देन से की इंग्लिश यहाँ पर सिंस, क्योंकि ये हमारा डेफिनेट टाइम है 2 जनवरी, तो
तो यहाँ पर 2 जनवरी, 2 जनवरी कुछ इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन। विल यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2 जनवरी, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर सपोज यहाँ पर क्या ना होता, तुम 2 जनवरी से दिल्ली में क्यों रह रहे होगे, यहाँ पर 2 बार आ गया है, दिल्ली में क्यों रह रहे, यहाँ पर फ्रेंड्स तुम 2 जनवरी से दिल्ली में क्यों रह रहे होगे। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया। सबसे पहले इसकी इंग्लिश वाई, उसके बाद तुम के हिसाब से विल, इट मीन्स यही पूरा सेलेक्ट कर देना है। वाई विल यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2 जनवरी, अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर यहीं पर फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों होता, लाइक तुम 2 जनवरी से दिल्ली में क्यों नहीं रह रहे होगे, यहाँ पर क्या हो जाता, क्यों नहीं रह रहे होगे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से अगर आ जाए तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है। तो अब कैसे हो जाएगा, कुछ नहीं करना, सिर्फ इसी सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, यहाँ पर इसी सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगा देना है। Why will you not have been living in Delhi since 2 जनवरी। आई होप समझ में आ गया होगा। और यहीं पर हमारा 12 टेंस समाप्त होता है। हम लोग यहीं पर 12 टेंस को समाप्त करते हैं और मैं आशा करता हूँ आप सबको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 10th, स्पेशली फॉर क्लास 10th, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आप जितना स्ट्रक्चर, ट्रांसलेशन तो आता नहीं है, जो भी हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा, आप इन्हीं स्ट्रक्चर को देख लीजिए, समझ लीजिए और इन्हीं स्ट्रक्चर को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर करोगे। और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नए सेशन के साथ, एक नए क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद।